हेलो, नमस्कार और आदाब बा हजरात, मेरे तमाम दोस्तों का आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं अपनी सलाह मशविरा के लिए और मुझसे पूछते हैं ऐसे मसाइल पर जिन्हें बहुत औरों ने उठाया ही नहीं होता। ये ज्योतिष के बारीक और गहरे एलिमेंट्स होते हैं और अक्सर बहुत से ज्योतिषी इनके बारे में पूछते भी नहीं या जांचते भी नहीं। तो कभी कभार जब कोई मुझसे आपकी कुंडली के उन पहलुओं के बारे में पूछता है तो वो आदमी चौंकता है और गौर करता है। आखिरी बार ये सवाल मुझसे इस फलक एरिया के बारे में कब पूछा गया था? इनमें से ज एलिमेंट्स इसलिए नहीं पूछे जाते कि बहुत लोग उन्हें जानते ही नहीं। ज्योतिष का एक ऐसा ही एलिमेंट उन पुरानी किताबी तहरीरों से आया है जिसे ज्योतिष विद्या भवन कहते हैं और जिसका इस्तेमाल कुछ हद तक दक्षिण भारतीय ज्योतिष में होता है या केरल में ज्यादा होता है और जो दग्ध राशियों का भी जिक्र करती है। अब दग्ध राशियों का इस्तेमाल दुनिया भर के ज्योतिषी भी करते हैं, हालांकि बहुत कम पैमाने पर, और बहुत लोग नहीं जानते कि दग्ध राशियों को कैसे पढ़ा जाता है। रहा उनका हिसाब किताब तो वो फीको बात है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दग्ध राशि का मतलब क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है, वो कैसे निकाली जाती है, उसे कैसे देखना चाहिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए और आप अपनी कुंडली में दग्ध राशि को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले ये समझें कि दग्ध शब्द का क्या मतलब है। दग्ध का मतलब होता है जली हुई राशि। अब राशि कैसे जल सकती है? एक राशि जल सकती है उसके बारे में किसी बयान से या किसी हालत से या किसी शर्त से जो उस राशि पर हावी हो, जिसकी वजह से वो एक जली हुई राशि बन जाती है। तो जो राशियां कुछ खास तिथियों में पड़ती हैं, उन्हें दग्ध राशि या जली हुई राशि कहा गया है। तिथियां क्या होती हैं? तिथियां और कुछ नहीं बल्कि वो दौर होते हैं जो एक शुक्ल पक्ष से दूसरे शुक्ल पक्ष तक बयान किए जाते हैं। बीच में निश्चित तौर पर कृष्ण पक्ष को लेकर, यानी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक, बीच में पूर्णिमा को लेकर, यानी बीच में पूरा चांद होता है। तो वो दौर एक अमावस्या का जहां सूरज और चांद एक साथ युति में होते हैं, उनके दरमियान 0 अंश से लेकर पूर्णिमा तक और फिर वापस। तो मुख्तसर ये कि चांद का बढ़ता हुआ हिस्सा शुक्ल पक्ष, जहां चांद हर रोज सिकल से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा बन जाता है, और फिर घटता हुआ हिस्सा कृष्ण पक्ष, और फिर दोबारा अमावस्या पर खत्म हो जाता है। तो अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक के ये 30 दिनों को तिथियों के दौर कहते हैं। इसे 30 हिस्सों में इस आधार पर बांटा गया है कि चांद और सूरज के देशांतर लॉन्गिट्यूड में कितना फर्क है, और ये हर हिस्सा 12 डिग्री का होता है। तो 12 डिग्री गुना 30 दिन इक्वल्स 360 डिग्री पूरी चक्र ज़ोडिएक बन जाती है। तो अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के इन 30 दौरों को तिथियां कहते हैं और हर तिथि में कुछ दग्ध राशियां रहती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर, जहां सूरज चांद के फर्क को नहीं लिया जाता या शून्य देखा जाता है, बाकी 14 दिन अमावस्या से पूर्णिमा तक और अगले 14 दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक ये तिथियां हैं। यानी 14 तिथियां अमावस्या से पूर्णिमा तक और 14 तिथियां पूर्णिमा से अमावस्या तक, ऐसे ये तिथियां दोहराई जाती हैं। बात कुछ यूं है जैसे अगर आप सीढ़ी के 14 जीना चढ़ रहे हैं और फिर उसी सीढ़ी से नीचे उतरना है, तो ऊपर चढ़ते वक्त जिस सीढ़ी पर पैर रखते हो, उतरते वक्त भी उसी सीढ़ी पर पैर रखोगे। यानी हर सीढ़ी चढ़ते और उतरते वक्त दोहराई जाती है। ऐसे ही जब अमावस्या से पूर्णिमा तक जाते हो तो कुछ तिथियां 14 तिथियां फिर दोहराई जाती हैं जब पूर्णिमा से वापस अमावस्या को देखते हो। इन 14 दौरों को दग्ध राशियां कहा जाता है और इन्हें जोड़ों पेयर्स की सूरत में देखा जाता है। मतलब इन 14 जोड़ों में से, यानी जब अमावस्या और पूर्णिमा को हटा दो तो बचे 14 दिन, हर एक तिथि, हर एक दौर एक दग्ध राशि दौर कहलाता है। अब दग्ध राशियां एक नहीं बल्कि दो साइंस पर एक साथ लागू होती है। तो दग्ध राशियों के नाम है परियमी या प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और इसी तरह चतुर्दशी या 14वीं तिथि तक। हर राशि का एक जोड़ा होता है,
सिवाय चतुर्दशी के जहां 4 राशियां होती है। तो हर तिथि में जो राशियों का जोड़ा पड़ता है उसे दग्ध राशि कहते हैं। मसलन परियमी या प्रथमा राशि तिथि का दग्ध राशि जोड़ा तुला और मकर है, यानी तुला राशि और मकर राशि प्रथमा तिथि के दग्ध राशि जोड़े के तौर पर देखे जाते हैं। इसी तरह हर एक के 2 राशियों का एक जोड़ा होता है 13वीं तिथि त्रयोदशी तक। उसके बाद 14वीं चतुर्दशी में दग्ध राशियां 2 की जगह 4 होती है। ये 4 राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो आप इन 14 दग्ध राशि दौरों में से जिस तिथि में पैदा हुए हैं वो बताएगी कि आपकी कुंडली में कौन सी राशियां दग्ध राशियां या जली हुई राशियां हैं। अब ये लग्न असेंडेंट से मुताल्लिक नहीं है, क्योंकि सूरज का कैलेंडर 365 दिन का है, जबकि चांद का कैलेंडर करीबन 355 दिन का है। यानी हर लग्न के हिसाब से आप पैदा जिस जमाने और तिथि में हुए उसके हिसाब से आपके दग्ध राशि के जोड़े अलग और बदलते रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कर्क लग्न में पैदा हुए हैं और मान लीजिए प्रथमा तिथि में, तो आपकी दग्ध राशि तुला और मकर होगी, क्योंकि परियमी या प्रथमा के दग्ध राशि जोड़े तुला मकर है। लेकिन अगर आप कर्क लग्न में पैदा हुए हैं लेकिन आपकी पैदाइश की तिथि नवमी 9वीं तिथि है, तो दग्ध राशि जोड़े सिंह और वृश्चिक होंगे और तब ये दोनों जली हुई राशियां होंगी। अब जली हुई राशि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी राशियां दग्ध राशि के जोड़े में आए वो राशियां आपको अच्छे नतीजे, शुभ नतीजे या वो भरपूर नतीजे नहीं देंगी जो उनसे मिलने चाहिए। तो वो जिस भी भाव में पड़े वो भाव आपको चैलेंजिंग नतीजे देगा या कम नतीजे देगा, और उस राशि का स्वामी लॉर्ड भी अपनी पोजीशन के हिसाब से बहुत अच्छे नतीजे नहीं देगा। मसलन अगर कर्क लग्न में 9वीं तिथि में पैदा हुए हैं तो कर्क लग्न के लिए दग्ध राशियां सिंह और वृश्चिक होंगी। कर्क लग्न वाले के लिए सिंह और वृश्चिक कौन से भाव है? सिंह दूसरा भाव है और वृश्चिक 5वां भाव। यानी इस कर्क लग्न के शख्स के लिए दग्ध राशि के जोड़े में आने वाला दूसरा भाव सिंह परिवार में चैलेंज, आमदनी में चैलेंज, बचत में चैलेंज, अपने खानदानी रीति रिवाजों और फैमिली वैल्यूज पर चलने में चैलेंज देगा। और ये वृश्चिक राशि जो 5वें भाव में आती है उससे औलाद के मामले, सट्टेबाजी, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के मामले, नौकरी बदलने के मामले, ये सब चैलेंजिंग हो सकते हैं या कम नतीजे दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन भावों, इन राशियों और इन राशियों के स्वामियों के नतीजों में जहां भी ये पड़े आपको कम नतीजे मिल सकते हैं या चैलेंजिंग नतीजे मिल सकते हैं। तो इस खास शख्स कर्क लग्न 9वीं तिथि के लिए दग्ध राशियां दूसरा भाव सिंह और 5वां भाव वृश्चिक है, तो दूसरे और 5वें भाव के नतीजे चैलेंजिंग होंगे। उनके स्वामियों से भी तदनुसार चैलेंज आएंगे। मान लीजिए अगर दूसरे भाव का स्वामी सिंह का स्वामी सूरज 10वें भाव में मेष राशि में पड़ता है, तो हालांकि मेष राशि में सूरज एक्सल्टेड होता है और 10वें भाव में पड़ने से उसे दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी हासिल है, फिर भी चूंकि ये राशि सिंह दग्ध राशि है तो इस राशि का स्वामी भी एक मुश्किल सूरत हाल में फंस जाता है, और इसलिए मेष राशि के 10वें भाव में सूरज के एक्सल्टेशन के बावजूद एक दग्ध राशि के स्वामी होने की वजह से आपको अपने करियर में भी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल। दग्ध राशि के नतीजे और उसके स्वामी के नतीजे हमेशा बुरे नहीं होते और हमेशा चैलेंजिंग नहीं होते, क्योंकि ये ज्योतिष के बारीक एलिमेंट्स हैं। ये ऐसा है जैसे बड़ी तस्वीर को छोड़कर छोटी चीजों के पीछे पड़ना। ये ऐसा है जैसे पैसे गंवाना, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। तो आपको सावधानी बरतनी है कि आप राशियों के नतीजों को कितनी तवज्जो देते हैं, खास तौर पर ये कि ये राशियां किन भावों में पड़ती है और इन राशियों के स्वामी कहां पड़ते हैं। अब दग्ध राशियां कुछ सूरतों में अच्छे नतीजे भी दे सकती हैं, उनमें ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से। मसलन अगर दग्ध राशियां त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 या 3, 6, 8, 12 में पड़े तो ये कम चैलेंजिंग नतीजे और कभी शुभ नतीजे देने वाली मानी जाती है। लेकिन ये अगर केंद्र या त्रिकोण भावों में पड़े तो ये चैलेंजिंग नतीजे दे सकती है।
लेकिन अगर इन दग्ध राशियों में कोई पाप ग्रह मैलेफिक पड़े तो कहा गया है कि वो अच्छे नतीजे देगा, खासतौर पर अगर वो पापी सीधा डायरेक्ट मोशन में हो। और अगर इन दग्ध राशियों में कोई शुभ ग्रह बेनिफिक हो तो वो शुभ भी कम नतीजे या चैलेंजिंग नतीजे दे सकता है। लेकिन अगर वही शुभ ग्रह दग्ध राशि में वक्री रेट्रोग्रेड हो तो वो अच्छे नतीजे दे सकता है। तो अगर दग्ध राशि में एक पापी और एक शुभ का योग हो और पापी सीधा हो लेकिन शुभ वक्री हो तो उस शुभ और पापी की दशा और अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अब सबकी सहूलियत के लिए मैं आपको वो टेबल भी दे रहा हूं जिससे पता चलेगा कि आप जिस तिथि में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से दग्ध राशि का जोड़ा क्या होगा, ताकि आप अपनी कुंडली को देख सकें। अपनी लग्न कुंडली में यानी जिस तिथि में आप पैदा हुए हैं, कई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जब आपकी कुंडली बनाते हैं तब वो आपकी तिथि भी लिखते हैं। तो जब आप तिथि देखें और अगर आप देखें कि आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या नवमी या चतुर्दशी में पैदा हुए हैं तो उस तिथि के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी दग्ध राशियों का जोड़ा क्या है। या अगर आप चतुर्दशी 14वीं तिथि में पैदा हुए हैं तो आपकी कुल 4 दग्ध राशियां होंगी और उस आधार पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये राशियां आपके किन भावों में आती है। फिर देखें कि उन राशियों के स्वामी कहाँ पड़े हैं। फिर देखें कि क्या उनमें कोई ग्रह पड़ा है, वो पापी है या शुभ। अगर वो राशियां खाली है तो उनके स्वामी कहाँ पड़े हैं। उस आधार पर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शायद थोड़े कम शुभ नतीजे मिलेंगे और शायद थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग नतीजे मिलेंगे। अब फिर जैसा मैंने शुरू में कहा, कभी कभी ज्योतिष के बारीक एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा महत्व बना लिया जाता है और जरूरी ये है कि देखो तुम इसकी कितनी गहराई में जाते हो कि तुम झाड़ियों के चक्कर में दरख्तों को भूल न जाओ या झाड़ियों के चक्कर में पूरे जंगल को भूल न जाओ। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो मुझे बताया गया था कि दग्ध राशियों को देखना और उनसे नतीजे निकालने की कोशिश करना ऐसा है जैसे किसी आदमी के पास 1000 सोने के सिक्के हो और वो एक ऐसे जंगल से गुजर रहा हो जो डकैतों और बदमाशों से भरा हो, और वो जंगल पार करने के बाद जब अपने सिक्के गिनता है तो उसे लगता है कि एक सिक्का गुम हो गया, और फिर उस एक सिक्के को तलाशने के लिए बिना ये सोचे कि उसके पास 999 सिक्के अब भी है, वो दोबारा उसी जंगल में लौट जाता है, अपनी जान और बाकी सब सिक्कों को दांव पर लगाकर बस उस एक सिक्के की तलाश में, बिना ये ध्यान रखे कि वहां जंगली जानवर है, अंधेरा है, डकैत और बदमाश है, और उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो पहली बार जंगल से सही सलामत निकल आया। तो ज्योतिष के बारीक एलिमेंट्स, बारीक बारीक चीजें, उनमें नाखून चबाना और फिर उन छोटी चीजों की बहुत फिक्र करना और इन छोटी चीजों की वजह से बहुत परेशान होना, बहुत चिंतित हो जाना और फिर जिंदगी में गलत चुनाव करना, गलत रास्ते पर चले जाना, गलत फैसले कर डालना और पूरी जिंदगी खराब कर देना, ये सब उसी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश वाली बात है। इसलिए मेरी सलाह है, दग्ध राशियों को एक सीखने एजुकेशनल के नजरिए से देखो, ज्योतिष के एक तालिबे इल्म के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीखो और समझो, और बस ये जरूर ध्यान रखो कि दग्ध राशियों के पहलू से तुम्हारे लिए कौन से भाव चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि बारीक चीजों को बहुत तवज्जो देना झाड़ियों के चक्कर में दरख्तों को भूल जाने जैसा है। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियों में देखो, दग्ध राशियों को समझो, लेकिन इनका बहुत बड़ा तमाशा मत बनाओ और इसे प्रेडिक्टिव ज्योतिष का एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट समझो। अक्सर ये उतनी ज्यादा किसी एक शख्स की बजाय सांसारिक ज्योतिष मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इस्तेमाल होती है, और ये बात दिमाग में रखो जब ये अंदाजा लगाओ कि इससे किस किस्म के नतीजे मिल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे इरफान ज़ाती सलाह मशविरा चाहते हैं तो ब्रदर कृपया मुझसे राब्ता करो, लिंक्स नीचे हाजिर है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होने तक अपने इस दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से नमस्कार।